एक ऐसा केस जिसने सबके दिलों को झकझोर दिया। यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की है। विजयराज भाटिया, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी, वे एक 18 साल की लड़की से प्रेम करने लगते हैं। लड़की देखने में खूबसूरत थी। पहले तो दोनों के बीच मुलाकातें होती रहीं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहा, बातचीत होती रही और फिर बात यहां तक पहुंच जाती है कि विजयराज उस लड़की से शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर शादी के बाद उस लड़की ने विजयराज के साथ जो किया वो अपने आप में ही बेहद डरावना था। जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि इस घटना को सुनने के बाद पूरा शहर और पूरा पुलिस प्रशासन तक की आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो घटना इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटी है वो कल को हमारे और आपके साथ भी घट सकती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो आपके और हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। विजयराज भाटिया, उम्र लगभग 60 साल, भारतीय सेना में कर्नल के पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पत्नी के साथ भोपाल स्थित अपने घर में शांत और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे। विजयराज भाटिया का परिवार छोटा था। परिवार में विजयराज खुद, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था, आलोक। आलोक की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी कणिका के साथ मुंबई में रहता था। दोनों मुंबई में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। त्योहार और खास मौकों पर वे भोपाल आकर माता पिता से मिलते थे, मगर रोजमर्रा की भागदौड़ के कारण मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। लेकिन अचानक ही उनके जीवन की खुशियां बिखर गईं जब विजयराज भाटिया की पत्नी का देहांत हो गया। यह खबर मिलते ही आलोक और उसकी पत्नी कणिका तुरंत भोपाल अपने घर पहुंचे। घर में फैला सन्नाटा साफ झलक रहा था। जहां कभी मां की आवाज गूंजती थी, वहां अब गहरी खामोशी छाई हुई थी। आलोक ने कांपती आवाज में पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, अब आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? माँ के बिना यह घर खाली हो गया है। यहाँ अब आपकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आप हमारे साथ मुंबई चलिए। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। विजयराज भाटिया की आंखें नम थीं, लेकिन उनके शब्द दृढ़ थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह मेरा घर है। तुम्हारी माँ की यादें इसी घर में बसी हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा जीवन इस शहर से जुड़ा है। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा। आलोक और कणिका बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, मगर पिता अपने फैसले पर अटल रहे। अंततः भारी मन से दोनों वापस मुंबई लौट गए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और दिल में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। विजयराज भाटिया अब भोपाल वाले अपने घर में अकेले रहने लगे। उन्होंने अपनी एक दिनचर्या बना ली थी। सुबह वह जल्दी उठते और पास के पार्क या गार्डन में टहलने चले जाते। वहां अक्सर उनके कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाया करते थे, जिनसे वह बातें करके अपना मन हल्का कर लेते थे। घर लौटने के बाद नाश्ता करते और फिर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त हो जाते। 2 दिन बाद उन्होंने एक मेड रख ली थी जो उनके लिए खाना बना देती और घर की सफाई भी कर देती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। विजयराज कभी टीवी देख लेते तो कभी किताबें पढ़कर समय काटते थे, कभी अपने घर के बगीचे में टहलते। लेकिन दोस्तों, अकेलापन ऐसी चीज है जो धीरे धीरे इंसान पर भारी पड़ ही जाता है। चाहे कोई खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश करे, वह खालीपन कहीं ना कहीं इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। विजयराज भाटिया भी अब इसी अकेलेपन से जूझने लगे थे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर उनके साथ नहीं रह सकते थे और घर में टीवी देखना या किताबें पढ़ना भी कुछ समय बाद मन को उबा देता था। यही सब विजयराज के साथ भी हो रहा था। अब खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर घेरने लगा था। अपने अकेलेपन से बचने के लिए विजयराज भाटिया एक मोबाइल शॉप पर गए और वहां से एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया। सिर्फ 2 दिन बीते थे कि उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। विजयराज ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि वह भारतीय है, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही है। लड़की की उम्र 18 से 19 साल थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद विजयराज भाटिया ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। विजयराज को भी उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम तानिया बताया और कहा कि वह भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है,
लेकिन पिछले 2 साल से अपने अंकल के साथ कनाडा में रह रही है। उसने यह भी बताया कि उसकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता भी 2 साल पहले गुजर गए थे। तब उसके अंकल ने उसे अपने पास बुला लिया था। धीरे धीरे विजयराज और तान्या के बीच रोज चैटिंग होने लगी। दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे की बातें सुनकर समय का पता ही नहीं चलता था। सिर्फ 1 महीने में उनका इतना लगाव बढ़ गया कि वे एक दूसरे के बिना दिन भी अधूरा महसूस करने लगे। विजयराज के जीवन में फिर से एक नई उमंग जाग उठी थी। वह भूल गए कि उनकी उम्र 60 साल है और अब वह बुजुर्ग हो चुके हैं। दिल में कहीं ना कहीं तान्या के लिए स्नेह और चाहत पैदा हो चुकी थी, लेकिन वह जानते थे कि तान्या उनसे बहुत छोटी है और उनके उम्र का फर्क काफी बड़ा है। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन तान्या ने विजयराज से कहा कि उसे एक जरूरी काम से इंडिया आना है। यह सुनकर विजयराज बहुत खुश हो गए। उन्होंने उत्साह से कहा, तान्या, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझसे जरूर मिलना। तान्या मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे न मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद उसकी टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विजयराज भाटिया को बताया कि पहले उसे कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी में भोपाल आकर उनसे मिलेगी। विजयराज तान्या से मिलने के लिए बेसब्री से दिन गिनने लगे। 2 दिन बाद तान्या का फोन आया। उसने बताया कि वह भोपाल पहुंच गई है। यह सुनकर विजयराज तुरंत बस स्टैंड पर उसे लेने पहुंच गए। तान्या को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। विजयराज के लिए यह एक नया और बेहद खुशी देने वाला पल था। विजयराज को लग रहा था जैसे उनके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई हैं। जैसे ही तान्या करीब आई, उन्होंने तान्या को गले से लगा लिया। इसके बाद वह तान्या को अपने घर ले आए। वहां दोनों देर तक बातें करते रहे। बातचीत के दौरान विजयराज को ऐसा लग रहा था मानो वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद विजयराज अपने दिल की बात और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, तान्या, मुझे नहीं पता जो मैं कहने जा रहा हूं वह सही है या गलत, लेकिन अब अपने दिल की बात दबाकर नहीं रख सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम इनकार भी कर दोगी तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। तान्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। विजयराज ने हिम्मत जुटाकर आगे कहा, तान्या, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, मेरी उम्र 60 साल है और तुम्हारी सिर्फ 19 साल, मगर दिल की चाहत उम्र देखकर नहीं होती। यह सुनकर तान्या की आंखें भर आईं। उसने विजयराज का हाथ पकड़कर कहा, विजयराज जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का इतना बड़ा अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी। लोग क्या कहेंगे? हमारे रिश्ते को कौन सा नाम देंगे? विजयराज भाटिया ने तान्या को जवाब दिया, तान्या, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। समाज क्या कहेगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जीएंगे। दोनों ने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अगले 2 दिन तान्या विजयराज के साथ भोपाल में रही। दोनों ने एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत और यादगार पल बिताए। लेकिन फिर 2 दिन बाद तान्या को कनाडा वापस लौटना पड़ा। इसके बाद लगभग 15 से 20 दिन तक विजयराज और तान्या रोज फोन पर बातें करते रहे। लेकिन अचानक एक दिन तान्या के कॉल्स और मैसेज आने बंद हो गए। विजयराज ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। यह सिलसिला पूरे 14 से 15 दिन तक चलता रहा। विजयराज बेहद बेचैन और परेशान हो गए थे। फिर 16वें दिन अचानक तान्या का मैसेज आया। मैसेज देखकर विजयराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत तान्या से कई सवाल पूछ डाले। तान्या, इतने दिन कहाँ थी? क्या हुआ था? क्यों बात नहीं हो रही थी? तुम ठीक तो हो ना? तान्या ने जवाब दिया, विजयराज जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया था। वह अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर विजयराज ने गहरा दुख जताया और तान्या को हौसला दिया। तान्या रोते हुए बोली, यहाँ कनाडा में मेरे अंकल के अलावा मेरा कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अंकल की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और उस पर दावा करना जरूरी है। अगर मैंने दावा नहीं किया तो सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। विजयराज ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है? तुम दावा पेश कर दो। तान्या ने समझाया, इसके लिए मुझे इंडिया आना होगा।
और कुछ जरूरी दस्तावेज वहां से लाकर यहां जमा करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर हक जता पाऊंगी। विजयराज ने तुरंत हामी भर दी। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। कुछ दिन बाद तान्या की फ्लाइट का दिन तय हुआ। विजयराज बड़े उत्साह के साथ एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। फ्लाइट के लैंड होने के बाद आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे भी गुजर गया, लेकिन तान्या एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई। बेचैनी और घबराहट में विजयराज काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब तान्या एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई तो वह मायूस होकर एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और पास की एक शॉप पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद विजयराज भाटिया के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। विजयराज ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर तान्या की आवाज थी। तान्या घबराकर बोली, विजयराज जी, मैं एयरपोर्ट तक तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने अंकल का बहुत सारा सोना लेकर आई थी, घर पर कोई नहीं था, कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं सब साथ ले आई। मुझे यह नहीं पता था कि इतनी मात्रा में गोल्ड लाने की अनुमति नहीं होती। अब कस्टम वाले मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। विजयराज ने तान्या से कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उस कस्टम अधिकारी से मेरी बात करवाओ। तान्या ने मोबाइल अधिकारी को दे दिया। अधिकारी ने कहा, ये मैडम लिमिट से ज्यादा सोना लेकर आई हैं। नियम के हिसाब से इन्हें जुर्माना और टैक्स देना होगा, तभी इनको छोड़ा जा सकता है। विजयराज ने पूछा, कितना जुर्माना लगेगा? अधिकारी ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, करीब 30 लाख रुपए की पेनल्टी और ड्यूटी बनती है। जब तक यह रकम जमा नहीं होती, हम इन्हें और गोल्ड को रिलीज नहीं कर सकते। विजयराज ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। आधे घंटे के अंदर उन्होंने 30 लाख रुपए का इंतजाम करके ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद तान्या का फिर फोन आया। वह रोते हुए बोली, विजयराज जी, कस्टम वालों ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अब पैसों को लेकर समस्या हो गई है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी रकम अचानक कहां से आई, इसका सबूत देना होगा, वरना मामला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में चला जाएगा। फिलहाल अधिकारी कह रहे हैं कि अगर तुरंत 20 लाख और दिए जाएं, तो मामला यहीं सुलझ जाएगा। विजयराज घबरा गए, लेकिन उन्होंने तान्या को शांत रहने को कहा और बोले, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने अपनी सारी बचत और एफडी तोड़कर 20 लाख और भेज दिए। रकम जाते ही तान्या को छोड़ दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर आते ही तान्या विजयराज के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। विजयराज ने कहा, डर मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों भोपाल विजयराज के घर पहुंच जाते हैं। तान्या जब विजयराज के घर रुकी तो उन दिनों दोनों ने एक दूसरे को और गहराई से समझा। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। विजयराज ने हिम्मत जुटाकर तान्या से कहा, तान्या, मेरी जिंदगी का बहुत लंबा सफर कट चुका है। मैं चाहता हूं कि अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तान्या ने कुछ पल चुप रहकर उनकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, विजयराज जी, अगर आप सचमुच मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं। यह सुनते ही विजयराज की आंखें भर आईं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2-3 दिन बाद जब तान्या अपने डॉक्यूमेंट का काम निपटाकर वापस लौटी तो विजयराज और तान्या ने भोपाल के एक मंदिर में शादी कर ली। गवाह बस मंदिर के पुजारी और विजयराज के दोस्त थे, लेकिन विजयराज के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। शादी के 2 दिन बाद तान्या ने गंभीर आवाज में कहा, विजयराज जी, मेरे अंकल के घर कनाडा में कुछ जरूरी फाइलें और कागज पड़े हैं। अगर उन्हें लेकर नहीं गई तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मैं वादा करती हूँ 2 से 3 दिन में लौट आऊंगी और फिर हमेशा आपके साथ यहीं रहूंगी। विजयराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है तान्या, लेकिन जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना यह घर मुझे वीरान लगेगा। तान्या ने मुस्कुराकर हामी भरी और बोली, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगी, फिर दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अगले ही दिन तान्या कनाडा चली गई, लेकिन जैसे ही वह कनाडा पहुंची, अचानक उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो गए। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। विजयराज बार बार कॉल करते, मैसेज भेजते, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दिन हफ्तों में बदल गए। 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने, फिर धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। विजयराज हर सुबह इस उम्मीद में जागते कि आज तान्या का कोई संदेश आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। विजयराज को एहसास हुआ कि उनके साथ न सिर्फ धोखा हुआ है, बल्कि उनकी पूरी जमा पूंजी भी चली गई। दोस्तों, यह धोखा सिर्फ पैसों का नहीं था। यह धोखा एक इंसान की भावनाओं के साथ, उसके विश्वास के साथ, उसके प्यार के साथ हुआ था। विजयराज भाटिया लगातार तान्या से संपर्क करने की कोशिश करते रहे।
हर बार मोबाइल स्विच ऑफ मिलता, मैसेज का कोई जवाब नहीं आता, सोशल मीडिया पर भी उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी। धीरे धीरे यह कड़वा सच उनके सामने आ गया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विजयराज भाटिया को पैसे खोने का दुख नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा गम यह था कि उन्होंने तान्या को सच्चे दिल से चाहा, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और उसी ने उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। यही सोचते सोचते वे भीतर से टूट गए और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों तक जब उनका बेटा उनसे संपर्क नहीं कर पाया तो वह तुरंत मुंबई से भोपाल आ गया। घर पहुंचकर पिता से बातचीत हुई तो विजयराज भाटिया ने कांपती आवाज में पूरी कहानी बेटे को सुना दी। बेटा यह सब सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, लेकिन विजयराज भाटिया ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा पैसा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस इंसान को मैंने अपना दिल दिया, जिसे अपना समझा, उसी ने मुझे धोखा दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द है। पुलिस केस करने से मेरा दुख कम नहीं होगा। काफी समझाने के बाद भी जब पिता राजी नहीं हुए तो बेटा अकेले ही थाने गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ घंटों बाद पुलिस विजयराज भाटिया के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बार बार आवाज देने के बाद भी जब भीतर से कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस को मजबूरन दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विजयराज भाटिया ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कमरे में एक सुसाइड नोट पड़ा मिला। उसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा FIR करता है और तान्या पकड़ी भी जाती है तो मेरी अंतिम इच्छा है कि उस पर कोई कार्यवाही न की जाए, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता था और अब भी करता हूं। मेरी नजरों में वह गुनहगार नहीं है। सुसाइड नोट पढ़कर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। विजयराज भाटिया का बेटा बिलख बिलख कर रोने लगा। पुलिस कर्मी भी चुपचाप खड़े रह गए। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था, कैसे एक इंसान अपने जीवन की पूरी कमाई और अपना दिल किसी के लिए इस कदर न्यौछावर कर सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर या अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अकेलापन इंसान को कमजोर बना देता है और ऐसे समय में अक्सर लोग हमारे जज्बातों और पैसों से खेल जाते हैं। रिश्तों का नाम लेकर ठगी करना आजकल बहुत आम हो गया है। इसलिए जरूरी है कि हम हर बात पर सोच समझकर कदम उठाएं। अगर कोई हमसे बार बार पैसों की मांग करे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और ऐसे मामलों में परिवार वालों से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और अगर कभी हमारे साथ धोखा हो जाए तो चुप रहने के बजाय तुरंत पुलिस या साइबर सेल में शिकायत करनी चाहिए। याद रखिए, भावनाएं भी अनमोल होती हैं और मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी। इन्हें किसी ऐसे इंसान को सौंपना सबसे बड़ी गलती है जिसे हम सही से जानते तक नहीं। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और खुद को ऐसे धोखों से बचाइए। दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी सामाजिक कहानियां आगे भी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।